हाल ही में आप देख रहे हैं कि कश्मीर में टेररिज्म जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आईएसआई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पूरा का पूरा साउथ कश्मीर का जो रीजन है, रजौरी से लेके जम्मू पूंछ पूरा इलाका आज की डेट में पीर पांजल रेंज वाले में टेररिज्म बहुत भरपूर तरीके से हो रहा है। ये कोई आज की परिस्थिति नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए कि टेररिज्म यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है और आईएसआई का इस पूरे गेम प्लान में क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट करके हटाया। अब हुआ ये है कि जब से 370 अनुच्छेद को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया है, उसके बाद हम लोगों ने, भारत की सरकार ने एक बहुत ही अग्रेसिव लेवल पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने का गेम प्लान बनाया। उस गेम प्लान में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक पेरिस बेस्ड बॉडी है, वहाँ पर हम उसको आइसोलेट करेंगे। उसको आइसोलेट करने के लिए हमने प्रूफ जमा किए, जिसमें हमने FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बार बार जाकर ये बात बताई कि पाकिस्तान जो है एक स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म है। हवाला का पैसे का प्रयोग करके और सारा का सारा आईएसआई और आर्मी से पैसा लेकर इलीगल ड्रग्स का धंधा करके पाकिस्तान भारत के अंदर टेररिज्म प्रमोट कर रही है। FATF के इस पाकिस्तान के अग्रेसिव लेवल के आइसोलेशन होने के तहत अनुच्छेद 370 के बाद हटाने के पाकिस्तान को खुद ये बात समझ आने लग गई कि अब उसके लिए जो उसके पुराने बनाए हुए तंजीम हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे, उनका प्रयोग करना उसके लिए कठिन होगा। क्योंकि जैसे जैसे FATF पे हमने कंप्लेंट अपना दर्ज कराते गए और FATF की तरफ से कार्रवाई होती गई, पाकिस्तान इस चीज़ को समझ गया कि अब उसको लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को कुछ नया रूप देना होगा। तो 2020-21 में पाकिस्तान ने एक नई मुहिम चालू करी। 2020-21 में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट रिपोर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से समझ आती है कि 2020-21 के समय पाकिस्तान ने एक और बार नया प्रोग्राम चालू किया और इस प्रोग्राम का नाम रखा ऑपरेशन K2। ऑपरेशन K2 जो है ये बेसिकली एक कंबाइंड जॉइंट ऑपरेशन है आईएसआई का, जो कहलाया जाता है ऑपरेशन खालिस्तान कश्मीर। अब इस पूरे ऑब्जेक्टिव में ऑपरेशन K2 को अगर हम देखें तो आईएसआई दो चीज़ें करना चाहती है। सबसे पहले वो अब सिर्फ अपने आप को ऑपरेशंस के तहत कश्मीर में नंबर 1 सीमित नहीं करना चाहती। दूसरी बात, कश्मीर के साथ साथ वो डिस्टर्बेंस भारत के पंजाब में करना भी चाहती है। अब पंजाब में खालिस्तान के टेररिज्म को बढ़ावा देना, पंजाब में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन करवाना और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन करके पंजाब के यूथ को खालिस्तान सेंटीमेंट से जोड़ने का कार्य जो है, इसको आज की डेट में आईएसआई लश्कर ए खालसा नामक संगठन से चला रही है। आज की डेट में लश्कर ए खालसा जो है ये आईएसआई खुद संभालती है। इसने अपना एक मॉड्यूल दुबई में बनाया हुआ है और लश्कर ए खालसा का जो दुबई मॉड्यूल है उसको हेड करता है आईएसआई का एक अधिकारी जिसका नाम है बाबा उमर। और यहाँ पर आज की डेट में ऑपरेशन खालिस्तान वाला जो पार्ट है K2 का, उसको रन करने के लिए आईएसआई मदद लेती है टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी MIT की भी। टर्की खुद ये चाहता है कि एक रिलीजियस लेवल पर इंडिया में एक फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट की जाए और टर्की डायरेक्टली कश्मीर में इन्वॉल्व ना होने के बजाय वो पंजाब में भारत को डिस्टर्ब करने के लिए आज की डेट में आईएसआई के साथ जुड़ चुका है। लश्कर ए खालसा जो बनी है, लश्कर ए खालसा आज की डेट में छोटे छोटे गैंगस्टर मॉड्यूल्स को पंजाब में प्रमोट करके ड्रग ट्रेड, पंजाब में इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके साथ साथ CIA का एजेंडा क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ पंजाब चलाने में लगी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही के अगर हम देखें कि पिछले 2 महीने में ऑपरेशन K2 के पंजाब एलिमेंट खालिस्तान को लेके जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको सुन के काफ़ी आश्चर्य होगा कि नवंबर 2023 के महीने में पाकिस्तान ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया आईएसआई की तरफ से सिख मुस्लिम इतिहाद फेडरेशन। इस सिख मुस्लिम इतिहाद फेडरेशन का केवल कार्य ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का है, रिक्रूटमेंट करने का है ऑनलाइन लेवल पर पंजाब के यूथ का खालिस्तान के सेंटीमेंट के बेसिस पे। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर और
रेडिकलाइजेशन करने के लिए आईएसआई ने नवंबर के 2023 के महीने में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई है। आयरॉनिकल बात है कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो हेड है वो है लेफ्टिनेंट जनरल जावेद, जो आईएसआई से जुड़ा हुआ है। एक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसका एक मुसलमान हेड हो, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, पर यह चीज सच है। इसके साथ साथ सिख मुस्लिम फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन दुबई से चलाई जा रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कनाडा और अमेरिका दुबई के थ्रू रूट करके पंजाब में भेज रहे हैं। अब अगर हम ऑपरेशन K2 के कश्मीर एलिमेंट पे आए तो कश्मीर एलिमेंट को आज की डेट में अगर कोई रन कर रहा है आईएसआई के बिहाफ पे तो उस बंदे का नाम है ब्रिगेडियर राशिद नसीर। राशिद नसीर का गेम प्लान बड़ा सिंपल है। सबसे पहले राशिद नसीर को 2020-21 में ये बात बोल दी गई कि भाई लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद डायरेक्टली किसी भी तरीके से इन ऑपरेशंस में डायरेक्टली कश्मीर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने आईएसआई के ये सोचा कि भाई मैं क्या करूं अब कि जिससे लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, और उसके बाद इन लोगों को किसी तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट कश्मीर डिस्प्यूट में किया जाए। अब कश्मीर में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लश्कर तैयबा की तरफ से 2020-21 में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करवाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो कि लश्कर तैयबा का एक नया फ्रंट बना, उसका नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट। सिमिलरली इन्होंने जैश ए मोहम्मद को, क्योंकि अब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना था कश्मीर में, तो जैश ए मोहम्मद का एक नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम रखा गया पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। इन दोनों संस्थाओं के नामों के ऊपर 1 मिनट के लिए गठन कीजिए, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में आईएसआई की तरफ से गेम प्लान बड़ा सिंपल है। ऐसा नाम रखेंगे जो कि अरबिक साउंडिंग ना हो, ऐसा नाम रखेंगे जो इस्लाम से, इस्लामिक ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ ना हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़, ऐसा नाम रखेंगे जो कि सेकुलर दिखे। अब आप सोचेंगे कि इसके पीछे आईएसआई का क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, तो थॉट प्रोसेस बड़ा स्पष्ट है और सिंपल है। आईएसआई 2020-21 से कश्मीर में जो अब गेम खेल रही है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो गेम चला रहे हैं, वो 2 पॉइंट गेम है। पहला पॉइंट राशिद नसीर का ये है कि वो चाहता है कि भारत के कश्मीर में नंबर 1 ऐसे एक हाइब्रिड मिलिटेंसी का कैंपेन प्रमोट करें कि जिससे भारत की सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसियां परेशानी में आ जाएं। कैसे होगा, बड़ा स्पष्ट है और बड़ा सिंपल है। आज ब्रिगेडियर राशिद नसीर अपने जितने भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के जो आतंकवादी हैं, वो उनको भारत में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करवा के पीर पांजल रेंज सदर्न कश्मीर के थ्रू भारत में भेजता है। पीर पांजल रेंज जो आज की डेट में अगर हम जम्मू से लेते हुए जम्मू कश्मीर रीजन तक उसको देखें तो वो रेंज में और कुछ नहीं तो कम से कम 5000 से 7500 फुट की ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। और ये सारे के सारे पहाड़ जो हैं 5 से 7500 फीट ऊंचे, ये बेसिकली बहुत ही लाइन ऑफ कंट्रोल के एकदम क्लोज हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने एकदम इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पीर पांजल रेंजेस के जो पहाड़ हैं उनमें बहुत ही अग्रेसिव लेवल की वेजिटेशन है, क्रॉप्स हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि घने जंगल होने के कारण आतंकवादी नंबर 1 वहां से घुस के भारत के कश्मीर में आ जाता है। राशिद नसीर का जो ऑब्जेक्टिव दूसरा है वो ये है कि वो ये चाहता है कि जैसे ही ये आतंकवादी बॉर्डर पार करके सदर्न कश्मीर के पीर पांजल रेंज से कश्मीर में घुस गया, उसके बाद यहाँ पर अब वो कश्मीर में कहीं ना कहीं तो पना लेगा। अब हुआ क्या है कि 2014 से अजीत डोवल के सुपरविजन के अंडर भारत की आर्मी ने 2014 से कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा था। ऑपरेशन ऑल आउट जो है 2018 तक चला। ऑपरेशन ऑल आउट का ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर में जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो अभी तक भारत के अंदर कश्मीर में रह के पाकिस्तान के टेररिस्ट के साथ सिंपैथाइज करते थे, उनको ग्रेजुअली एलिमिनेट किया जाए। 2018 के आसपास जब ऑपरेशन ऑल आउट खत्म हुआ तो उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन जैकबूट, और ऑपरेशन जैकबूट के तहत एक पूरा का पूरा सैनिटाइजेशन किया गया कश्मीर वैली का और सदर्न कश्मीर रीजन का। अब हुआ ये है कि 2019 में जब अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया तो उस समय
कश्मीर की परिस्थिति ये थी कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर के एलिमेंट्स थे जो किसी भी संस्था से जुड़े हुए थे, वो चाहे जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हों या मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हों, सबको ग्रेजुअली न्यूट्रलाइज करके एलिमिनेट कर दिया गया था। अब समस्या ये आई कि भाई पाकिस्तान को लगा कि अगर मेरा टेररिस्ट पाकिस्तान से भारत के कश्मीर में घुसेगा तो वो कश्मीर में कहाँ रहेगा। तो पाकिस्तान ने 2020-21 से, जब से उसने द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाया, तो ब्रिगेडियर राशिद नसीर का नया ऑब्जेक्टिव अब ये था कि मैं अपने आतंकवादी भारत के कश्मीर में भेज के उनको पनाह दिलवाने के लिए उन व्यक्तियों को चुनूंगा जिन व्यक्तियों का नाम कश्मीर की पुलिस के रिकॉर्ड्स में आज तक नहीं है। अब आप देखिए ध्यान से कि इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड मिलिटेंसी। हाइब्रिड मिलिटेंसी का मतलब जो कश्मीर में आज की डेट में देखने को मिल रही है, उसमें क्या गेम चल रहा है? उसमें गेम ये चल रहा है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट पीर पांजल रेंज से और सदर्न कश्मीर को पार करता हुआ कश्मीर घाटी में घुस रहा है, वो आज की डेट में कश्मीर में एक ऐसे व्यक्ति के घर पे पनाह ले रहा है जो कि कश्मीर का एक आम नागरिक है। और ये आम नागरिक कश्मीर के पुलिस के रिकॉर्ड में कभी नहीं आया, क्योंकि इसने कश्मीर की पुलिस के रिकॉर्ड में आने लायक ऐसी कोई चीज़ नहीं करी। ये शायद दुकानदार हो जो अपना दुकान चला रहा होगा, या ये कोई व्यापारी हो जिसने काफ़ी समय से व्यापार किया हो। ऐसे व्यक्तियों को चुनना जिन व्यक्तियों का पुलिस रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो, उन व्यक्तियों को चुन के हवाला के थ्रू पैसा भिजवा के आतंकवादियों को पनाह दिलवाना। आतंकवादी जब पीर पांजल रेंज पार करके भारत आता है तो भारत आकर वो इस व्यक्ति के यहाँ रुकता है। अब वो 2 या 3 या 4 या 5 दिन रुकेगा। रुकने के बाद तुरंत वो जो भी टारगेटेड किलिंग करनी होगी वो करेगा। अब ध्यान दीजिए कि जो टारगेटेड किलिंग्स आज की डेट में कश्मीर में हो रही हैं, उसमें भी एक पैराडाइगमेटिक शिफ्ट देखने को मिला है। 2020-21 से जब से टारगेटेड किलिंग चालू हुए थे, तो 2020-21 में उस समय क्योंकि कश्मीर घाटी का सेंटीमेंट ये था कि भाई हमारा आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 हमसे छीन लिया है, तो उस समय पाकिस्तान ने और ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने जो नरेटिव कश्मीर घाटी में चलाया वो ये था कि भाई भारत के अंदर एक फासिस्ट सरकार है भाजपा की, और ये फासिस्ट सरकार जो है मुसलमानों के ऊपर सप्रेशन कर रही है। इसी रीजन से उस समय 2020-21 के आसपास का अगर हम समय देखें अप टिल 2022, तो आईएसआई के तरफ से भेजे गए जितने भी आतंकवादी कश्मीर में आए, उन सारे आतंकवादियों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो करी, उन्होंने डेलिबरेटली हिंदुओं को टारगेट किया, सिखों को जम्मू के रीजन में टारगेट किया। उन्होंने एक ऐसा नरेटिव चलाने की कोशिश करी कि हम फासिस्ट हिंदू सरकार के खिलाफ हैं। अब जैसे ही उन्होंने इस नरेटिव को चलाना शुरू करा, उसी समय अनुच्छेद 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू हो गई। हाल ही में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अनुच्छेद 370 जो है उसको हटाने की शक्ति भारत की पार्लियामेंट के और संसद के पास है, और जो निर्णय लिया गया वो बिल्कुल सही है। अब ये हुआ है कि जब पाकिस्तान की आईएसआई को पिछले 6-8 महीने से ये बात समझ आ रही थी, जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा था, और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला जब डिस्कस हो रहा था तो इसकी लाइव टेलीकास्ट होती थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की यूट्यूब पर, तो उस समय पाकिस्तान को इस चीज़ का सेंस होने लग गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देने जा रहा है वो वर्डिक्ट जो एक पक्ष भारत का और एक वर्ग भारत का चाहता है कि भाई 370 के अनुच्छेद को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए, उसके एब्रोगेशन को, वो नहीं होने वाला था। इसी रीज़न से 2023 की शुरुआत से अगर हम देखें और पिछले 11-11.5 महीने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें, तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट का प्रयोग करके पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया है कि जो पहले वो लोग टारगेटेड किलिंग्स हिंदुओं की करते थे, सिखों की करते थे, वो तुरंत बंद करके अब उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना चालू कर दिया। इसीलिए आप देखोगे कि पिछले 11-11.5 महीने में जितने भी 2023 में पाकिस्तान के रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट की ओर से जितने भी कश्मीर घाटी में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं,
उन सारे टेररिस्ट अटैक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन लोगों को टारगेट किया गया है। पिछले ही हफ्ते एक पूर्व रिटायर्ड एसपी को भी इन्होंने गोली मार दी। इस चीज को अब आप समझिए, क्योंकि इनको अब वो नरेटिव समझ आ गया कि भाई वो जो गेम प्लान था कि भाई एक फासिस्ट सरकार है जिसने 370 का अनुच्छेद कर को हटाया है, वो नरेटिव इनका धीरे धीरे अब खत्म हो चुका था। और इनको समझ आ रहा था सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख के कि गेम इनके पक्ष में नहीं जा रहा है। तो इन्होंने आज की डेट में इन संगठनों को, रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को वापस से सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए लगा दिया। इसी रीजन से भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे ने हाल ही में 1 महीना पहले ये बात एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी कि जो टीआरएफ है, जो लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको वैसे तो हम द रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हैं, बट उन्होंने ये बात बोली कि वो द रेजिस्टेंस फ्रंट नहीं, वो टेरर रिवाइवल फ्रंट है। इस चीज को समझिए, क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट का ये जो चेंज हुआ ओरिएंटेशन, टेरर रिवाइवल का कैंपेन स्टार्ट हुआ, ब्रिगेडियर राशिद नसीर इसको चला रहा है। अब एक चीज और समझिए, 1990 के दशक में जब पाकिस्तान कश्मीर में तंजीमों के थ्रू आतंकवादी हरकतें करवा रहा था, उस समय भी उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। उस समय उसने वैसे तो बहुत सारे तंजीम बनाकर कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी हरकतें करवाई। हिजबुल मुजाहिदीन था, अल्लाह टाइगर था, जैश ए मोहम्मद था, जमात उद दावा था, लश्कर ए तैयबा था। ये सारे संगठन 1990 के दशक से लेकर 2000 तक लगे रहे। लेकिन उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नामक एक पॉलिटिकल संगठन बनाया हुआ था, जो एक सेपरेटिज्म का सीड भारत में बार बार ले डाउन करता था। और वो लोगों को वैसे ऑफिशियली सेपरेटिस्ट भी बोला जाता था। तो वो जो सेपरेटिस्ट का शब्द था वो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक था। वो सेपरेटिस्ट जो थे वो एक प्रकार के ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जिनका काम सिर्फ ये था कि भाई वो मीडिया की अटेंशन को बार बार डाइवर्ट करते रहें, और वो डाइवर्ट इस प्रकार से करें कि भाई वो बार बार कश्मीर में जो है ऐसी बातें करें कि भाई पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला हल ही तब होगा जब जब पाकिस्तान से बातचीत होगी। तो वो डाइवर्जनरी टैक्टिक टाइप की स्टेटमेंट्स 1990 से लेके 2000 के दशक तक देते रहे। अब उस समय पाकिस्तान ये डुअलिटी वाला गेम खेल रहा था कि एक जगह पर वो तंजीमों के थ्रू आतंकवाद स्पॉन्सर कर रहा था, दूसरी जगह वो एक पॉलिटिकल ओवरग्राउंड वर्कर कैंपेन चला रहा था। अब जब से ये 2023 में अगर हम पाकिस्तान के द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो आज की डेट में पाकिस्तान ने कश्मीर में इस पॉलिटिकल फ्रंट को रिवाइव करने की कोशिश फिर से शुरू कर दी है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अभी एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट दिया पब्लिकली न्यूज़ में, जो बहुत ऊंच के आया न्यूज़ में, कि भैया अगर भारत पाकिस्तान से बात नहीं करेगा तो कश्मीर गाजा बन जाएगा। आप मुझे सिर्फ एक बात ये स्पष्ट करके समझाइए कि कश्मीर को लेके पाकिस्तान से हम बातचीत क्या करें। इन लोगों का मानना यह है, एक पूरे वर्ग का, कि भैया कश्मीर का मसला हल ही तब होगा जब पाकिस्तान से बातचीत होगी। भारत की सरकार की नीति आज की डेट में ये है कि हम कश्मीर का मुद्दा जो है वो, एक तो पहली बात कोई मुद्दा है ही नहीं, दूसरी बात भारत की सरकार की नीति ये है कि पाकिस्तान से बात करना तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक पाकिस्तान ये पूरे के पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑपरेशन K2 को, जिसमें खालिस्तान कश्मीर है, इसको टोटली बंद ना कर दे। अच्छा, अब एक चीज समझिए, बार बार ये लोग एक नैरेटिव चलाते हैं खड़े होके कि भैया पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कश्मीर का मसला हल तभी होगा। ठीक है, पाकिस्तान से हम बात करते हैं, पर बात एक ही मुद्दे पे होगी, और मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को इलीगली एक हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखा है। आप बैठिए, हम बात करेंगे, हम बात करके आपसे ये पूछेंगे आप वो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर कब छोड़ेंगे। आज की डेट में इन नेताओं से जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनसे पूछिए कि आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर गाजा बन जाएगा और कश्मीर में वो हालात होंगे जो गाजा में चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तब होगा यदि पाकिस्तान से हम बात नहीं करते, तो आप पहले ये भी स्पष्ट करके बताइए कि आप किसका एजेंडा चला रहे हैं। आप ये भी स्पष्ट करके बताइए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान से बात हो तो किस बारे में बात हो। आप ये कहेंगे
कि पाकिस्तान से बात करेंगे हम बैठ के कि भाई आप ये बताएंगे कि कब वो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो आपने 1948 से हमारा रखा हुआ है, 1947 की जंग से ऑक्यूपाई करके आप उसको लौटाएंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट दिलवाना जिससे कि मीडिया की अटेंशन फिर इस व्यक्ति पे डाइवर्ट हो जाए, फिर एक हफ्ता वो पूरा न्यूज में चलता रहे। पाकिस्तान यही चाहता है कि इस प्रकार के डाइवर्जन से पीछे से हम लोग आतंकवादी फिर से पीर पांजल रेंज से दोबारा भेज देंगे, और जैसे ही वो आएगा फिर से टेररिज्म की एक्टिविटी कश्मीर में कराकर सिक्योरिटी फोर्सेस को और जानबूझ के सीनियर अधिकारियों को मारेंगे। तो पाकिस्तान की ये मुहिम 1990 के दशक की वही पिक्चर दोबारा से दर्शाती है। अब समस्या दो हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि भाई हम लोगों के पास एक शॉर्टकमिंग है। शॉर्टकमिंग ये है कि भाई किसी भी तरीके से पीर पांजल वाला जो रेंज है उसमें ड्रोन से लेके हेलीकॉप्टर से लेके किसी प्रकार का सर्वेलेंस करना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको अभी ये बात बताई थी कि 5,000 से 7,500 फुट ऊंचाई वाले पहाड़, घने जंगल, उन जंगलों में ना तो ड्रोन ना ही हेलीकॉप्टर बेस्ड सर्वेलेंस किसी प्रकार का काम आता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पीर पांजल एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीर पांजल के इलाके में जहां पर ये घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन जगहों पर छोटे छोटे नाले हैं। वो नालों के थ्रू ये टेररिस्ट, क्योंकि है तो पाकिस्तानी कीड़े, तो कीड़ा नाली से ही क्रॉस करके आता है और ये भी वहीं से क्रॉस करते हुए आते हैं। अब इसकी समस्या ये है कि इनके ऊपर सर्वेलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने जो आपको बात बताई हाइब्रिड मिलिटेंसी की, कि जब ये व्यक्ति क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ भारत के अंदर पहुंचता है, ये ऐसे व्यक्ति के घर पनाह लेता है जिसका रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड्स में है ही नहीं किसी गलत काम के लिए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन वाला पॉइंट ये है कि हमें जो कश्मीर में एक नॉर्मल व्यक्ति दिख रहा है, हमें नहीं पता कि वो नॉर्मल होगा। हमें नहीं पता कि यही नॉर्मल व्यक्ति के घर में उसी का एक रिश्तेदार बन के एक पाकिस्तानी आतंकवादी पनाह ले रहा होगा। तो इन्होंने कश्मीर की इस नई फॉल्ट लाइन को अब पकड़ लिया है। और तो और इनको अब एक चीज ये भी पता है कि भारत की बहुत सारी आर्म्ड फोर्सेस और ट्रूप्स आज की डेट में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चाइना के सामने लगी हुई हैं। और पाकिस्तान बार बार चाइना को प्रोवोक करके ये बात बोलता है कि चाइना आप कुछ भी कीजिए, पर जो लद्दाख स्टैंड ऑफ और गलवान वैली वाले इंसिडेंट को लेके जो भी टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन के इश्यूज हैं, आप भारत के साथ उन मुद्दों को जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं आप कीजिए। आप खुद सोच के देखिए कि कोरोना काल में 2020 में मई के महीने से इंडिया और चाइना के बीच में एक डेडलॉक और स्टैंड ऑफ चल रहा है, और तब से लेके 2023 खत्म होने को आ रहा है और 2 दिन में, और हम ये चीज देख रहे हैं कि वो डेडलॉक अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि चाइना का जो टैक्टिक है वो सिर्फ डिले टैक्टिक है। वो सिर्फ इस डिस्कशन को, डायलॉग को बार बार जानबूझ के पाकिस्तान के बिहाफ पे आज की डेट में प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो इस प्रोलॉन्ग करने के गेम से भारत को मजबूरन अपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स पाकिस्तान की तरफ से हटाकर कश्मीर की चाइना की ओर लगानी पड़ रही हैं। और जैसे ही वो ट्रूप्स उधर जाती हैं और ट्रूप का प्रेजेंस थोड़ा सा पीर पांजल से लेके एलओसी में कम होता है, पाकिस्तान ये हरकत करता है। तो अब आप पूरी गेम प्लान जो चल रही है वो आपके सामने क्लियर है कि आज की डेट में ऑपरेशन K2 जो है वो नया थ्रेट है। इस ऑपरेशन K2 में खालिस्तान का एलिमेंट टर्की, यूएसए, कनाडा, दुबई के थ्रू चला रहे हैं आईएसआई की मदद लेते हुए। और आज की डेट में जो कश्मीर एलिमेंट है, उस कश्मीर एलिमेंट में हाइब्रिड मिलिटेंसी, लोकल नेताओं के कश्मीर के थ्रू स्टेटमेंट्स दिलवा के डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, और आईएसआई पाकिस्तान की जो है वो चाइना से मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग कराकर टेररिज्म को प्रमोट कर रही है। तो ये पूरा गेम प्लान जो चल रहा है, आपको पूरे के पूरे गेम प्लान की अब क्लैरिटी हो गई है। धन्यवाद।